संवाद के और विरसा स्मृति सेवा न्यास के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस कार्य के मुख्य अतिथि माननीय पद्मश्री अशोक भगत जी, मुख्य वक्ता माननीय सुनील आंबेडकर जी, विशिष्ट अतिथि जो किसी कारणवश हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, भगवान बिरसा मुंडा जी के सुपुत्र श्री सुखराम मुंडा जी, एवं विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष राम अवतार नरसरिया जी, विरसा स्मृति सेवा न्यास के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र कुमार मिश्र जी, क्षेत्र संचालक देवव्रत पामन जी से आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित कर भारत माता के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परिचय की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम परिचय कराना चाहूंगी आज के मुख्य अतिथि माननीय पद्मश्री अशोक भगत जी। आप विकास भारती के सचिव के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री मयूर मिश्रा जी को मंच पर आए और मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करें। आज के मुख्य वक्ता माननीय सुनील आंबेडकर जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मयंक मुरारी जी कि वो मंच पर आए और आज के मुख्य वक्ता महोदय को सम्मानित करें। श्री राम अवतार नरसरिया जी, आप आयकर विभाग से जुड़े अधिवक्ता हैं और विश्व संवाद केंद्र माननीय अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री विवेक जी से मंच पर आकर उनको सम्मानित करें। श्री राजेंद्र कुमार मिश्र जी, आप अभी पेशे से अधिवक्ता हैं और
स्मृति सेवा न्यास के माननीय अध्यक्ष हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी रितेश कच्छप जी से आप मंच पर आए और उनको सम्मानित करें। श्रीमान देवव्रत पाहन जी, आप उत्तर पूर्व क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संचालक हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी प्रवीण दुबे जी से, श्री प्रवीण दुबे जी से संचालक जी का सम्मान करें। हम समाज के चेतन प्रहरी हर जन को सजग बनाएंगे, ग्राम शहर वन अंचल में बिरसा होकार पहुंचाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिरसा स्मृति सेवा न्यास की ओर से प्रकाशित बिरसा होकार पत्रिका का नई कलेवर और नई तेवर के साथ आपके बीच आने वाली है। विचारों के इस प्रवाह में बिरसा होकार का एक अमूल्य योगदान रहा है। ऐसे में इस पत्रिका के पुनर्लोकार्पण हेतु मार्गदर्शन हेतु मैं बिरसा स्मृति सेवा न्यास के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र कुमार मिश्र जी से निवेदन करती हूँ कि वो इस संदर्भ में हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। सबको नमस्कार, जोहार। पद्मश्री अशोक भगत जी, आज के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता माननीय सुनील अम्बेकर जी, क्षेत्रीय संचालक माननीय देवव्रत पाहन जी, बिरसा विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष रामदास नाथरिया जी, सामने उपस्थित प्रांत संचालक जी, अन्य पदाधिकारीगण, महानुभाव, बहनों और भाई, आज का ये कार्यक्रम नारद जयंती के अवसर पर है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोच विचार कर ये कहा कि बिरसा होकार का एक अंक निकाला जाए भगवान बिरसा की 150वीं जयंती के अवसर पर, और इसका नए कलेवर के साथ एक लोकार्पण हो। इस निमित्त भी हम लोग हैं और नारद जयंती मनाने के लिए लोगों में उपस्थित हैं। बिरसा होकार नामक जागरण पत्रिका बिरसा स्मृति सेवा न्यास के द्वारा संचालित है। न्यास के अध्यक्ष होने के नाते कुछ बताना आवश्यक समझता हूँ। बिरसा स्मृति न्यास की स्थापना वर्ष 2011 में हुई, जो RNI डाकघर विभाग व आयकर की धारा 80G के अंतर्गत छूट के लिए निबंधित है। मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों व सेवा बस्तियों में रह रहे वनवासी बंधुओं, निर्धन, वंचित और कमजोर वर्ग के पाठकों के लिए है, जिन्हें हम लोग निःशुल्क रूप से लगभग 5000 प्रतियां झारखंड के विभिन्न गांवों में जाती हैं, डाक द्वारा भेजी जाती है। साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा जो लगभग 2000 प्रतियां सेवा बस्तियों में भी लोगों को वितरित की जाती है। इसका व्यय समाज के सहयोग से प्राप्त होता है। ये धनराशि मिलती उसी के द्वारा। बिरसा होकार अपने जागृत पाठकों को कृषि, स्वास्थ्य, समसामयिक घटनाएं, सांस्कृतिक चेतना, भारतीय परंपराओं, सामाजिक समरसता, अपने परिवार व्यवस्था
पर्यावरण के प्रति भारतीय दृष्टि दर्शन और स्वभाषा और स्वदेशी के साथ साथ स्व का बोध कराते हुए नागरिक कर्तव्य के प्रति जागरण का निर्माण करता है। वैसे तो 16 पृष्ठों की साप्ताहिक पत्रिका है, परंतु अर्थाभाव की कठिनाई के चलते सिर्फ मासिक रूप से प्रकाशित की जा रही है। निकट भविष्य में आप सबों के सहयोग से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित की जाएगी, ऐसी आशा है, जिसमें सहयोग देने वालों को आयकर की धारा 80 जी के अंदर छूट प्राप्त होगी। आप सबसे भी अनुरोध होगा कि मुक्त हस्त से इसमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। इस पत्रिका के संपादक डॉक्टर मयंक मुरारी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वह मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों के कर कमलों से पूर्ण लोकार्पण कराने की कृपा करें। आप इधर भैया। धन्यवाद आप सबों का। मैं अब अपने बीच उपस्थित अपने लोकप्रिय और सम्मानित अभिभावक पद्मश्री अशोक भगत जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिनका कृतित्व आज झारखंड के कण कण में व्याप्त है, वैसे व्यक्तित्व के धनी आज हम सब के बीच उपस्थित हैं। उनसे सादर निवेदन है कि हम सबों को अपने आशीर्वचन से प्रेरित करें। देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर आज के हमारे कार्यक्रम के हम सबके सामने माननीय मुख्य वक्ता सुनील अम्बेकर जी, इस क्षेत्र के संचालक माननीय वाहन जी, नसरिया जी, राजनीति जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, नारद जयंती और नारद जी को सर्वश्रेष्ठ अवतार मानकर अपने हिंदू धर्म में एक देवता है, उनको एक पत्रकारिता के रूप में खड़ा करना और उस दिन कुछ जयंती के अवसर पर पत्रकार मित्रों को सम्मानित करना और जिस अपेक्षा हमारे समय की पत्रिका है जानी चाहिए जा रही है, उसका नई स्वरूप में लोकार्पण दिवाली दी और कुंदन ने दिला दिया है। अब नारद जी का प्रश्न आता है तो नारद जी को बड़े ही दूसरे ढंग से लोग देखते हैं। हमारे गाँव में भी गाँव माता का नाम दिया गया नारद, तो हम देखते हैं कि नारद जो सुसंवाद बताते थे, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, होली वही जो राजनीति का जो होनी है वो होके रहेगी
यह ईश्वर सहयोग का नाते है और उसमें नारद जी एक कारक के रूप में आते हैं। कहाँ कब कौन सी बात कह देने से एक प्रेरक, नारद जी की भूमिका एक प्रेरक के तौर पर आती है, कैटेलिस्ट के तौर पर आती है। वो कभी भी नारद जी को हम गांव में भी किसी को नारद कहते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि झूठी बात फैलाते हैं, इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ की बात वहां कहते हैं। तो सुसंवाद होनी को होने देना, ईश्वरीय प्रेरणा से होनी को होने देना, उसमें एक कारक की भूमिका निभाने का काम नारद जी ने किया है। इसलिए आदर्श रूप में हमें देखते हैं कई बार कई सूचनाएं हमें ज्ञान भी पत्रकार मित्रों से मिलता है, समय में मिल जाता है। अगर हम स्टेज चाहते हैं तो ठीक जगह पर मिल जाता है और उसका समाधान भी समय पर हम कर लेते हैं। तो मित्रों, आप भाषण हमारा सुनील का संबोधन सुनने में आए, हम इस अवसर पर केवल इतनी बात कहना चाहेंगे, एक ही बात कहना चाहेंगे कि नारद जी को जब हम पत्रकारिता के रूप में देखते हैं तो उसको जरा सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। मैंने पहले भी कहा कि सुसंवाद कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए और हिट करे और उसके फलस्वरूप परिणाम मिले। यह पत्रकारिता का धर्म है, देश का मनोबल बनाए रखना। किसी भी बात को कहने का ढंग हो सकता है, उस ढंग का सकारात्मक भाव उत्पन्न होना या पत्रकारिता की आवश्यकता है। मैं आज भी पत्रकार मित्रों का यहाँ अभिनंदन होना है, सबका स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और आज भौतिक तो हमारे मुख्यवक्ता हमारे लेकर भी कहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब आज के परिदृश्य में सकारात्मक भावों को घोषणा करें, सकारात्मक भावों को सुनें। कई बार आप जो सोशल मीडिया है, संजोग सौभाग्य से मैं उससे परिचित नहीं हूँ, मैं ध्यान नहीं देता, उसमें उन्होंने एक कैरियर का ही नुकसान किया है। लेकिन उसमें जाना पड़ेगा, उसको सुव्यवस्थित करना पड़ेगा, वहां से सुधार निकलना चाहिए। आज का धर्म बनता है कहते हैं करके बात। धन्यवाद आपके इस ओजस्वी आशीर्वाद वचन के लिए, विनम्र आभार। राष्ट्र के लिए पत्रकारिता हो यह सुनिश्चित तुम करो, नारद शक्ति तुम राष्ट्रवाद का जनमन में चैतन्य भरो। इन विचारों का संचरण करने वाले महर्षि नारद संवादों के एक महान संचालक थे। संवाद में उनकी प्रवीणता एवं उनकी निपुणता सर्वविदित है। वे तीनों लोकों में भ्रमण करते थे। वे मात्र घटनाओं का वर्णन ही नहीं करते थे, बल्कि उसको सकारात्मक और सृजनात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पत्रकारिता का जीवन चुनौतियों से और अवसरों से भरा होता है। वे सत्य को उजागर करते हैं और समाज को जागरूक कराते हैं।
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विशेष रूप से विश्व संवाद केंद्र के द्वारा आयोजित देवर्षि नारद पत्रकारिता सम्मान के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का वह क्षण आ गया। अब इस केंद्र में माध्यम से पत्रकारों को सम्मान प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम अति विशिष्ट है क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले अपने सभी पत्रकारों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए उनमें से चयनित 3 श्रेणी के पत्रकारों के सम्मान के नाम की घोषणा के लिए मैं विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष श्री राम अवतार नरसरिया जी से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आएं और उनके नामों की घोषणा करें। देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में इस सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। विशेष रूप से स्वागत है आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री अशोक भगत जी का, जो शरीर से कुछ अस्वस्थ हैं लेकिन मन से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और इसलिए आज हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित है। आज के मुख्य वक्ता माननीय श्री सुनील आम्बेकर जी, हमारे क्षेत्र के संचालक श्री पान जी और श्री राजेंद्र मिश्र जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि देवर्षि नारद आद्य पत्रकार थे, पृथ्वी की नींव पे ब्रह्मांड के वे पहले पत्रकार थे और तीनों लोगों में उनकी पत्रकारिता आधार रूप से चलती थी और वो सकारात्मक सोच के साथ समाज हित में पत्रकारिता करते थे। विश्व संवाद केंद्र ने यह निर्णय लिया कि साहब जो पत्रकार समाज हित में, राष्ट्र हित में निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करते हैं उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। और इस तरह से 3 कैटेगरी में सम्मानित करने का निर्णय किया गया। एक श्रेणी है वरिष्ठ पत्रकार, एक है महिला पत्रकार और तीसरी श्रेणी है नवोदित पत्रकार। तो अब समय आ गया है उन नामों की घोषणा का, जिसका इंतजार हम सभी को है। इसमें कई प्रविष्टियां आई थी। हमारी एक चयन समिति का निर्माण किया गया था जिसके संयोजक चंदन जी हैं और सभी लोगों से राय विचार विमर्श करने के बाद, सारी प्रोफाइल को देखने के बाद, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करने के बाद और ये नामों का निर्णय लिया गया है, उन नामों की मैं घोषणा करता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार में अपने श्री सीताराम पाठक जी, महिला पत्रकार में श्रीमती लता रानी जी, लता रानी जी और वो भी किसी कारण से आ नहीं सकी हैं। और नवोदित पत्रकार में श्री बीरबल कुमार, वो भी किसी कारण से आ नहीं पाए हैं, उनके रिजल्ट में दूसरे रिसीव करेंगे। तो ये तीनों पत्रकार अभी इनको सम्मानित किया जाएगा और एक बार हम तीनों पत्रकारों का फिर से वरिष्ठ पत्रकार श्री सीताराम पाठक जी से निवेदन है कि वह मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें।
नवोदय पत्रकारिता में बलवीर कुमार जी की जगह दिव्यांग जी, स्वामी दिव्यांग जी उपस्थित हैं। कृपया वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। बलवीर जी की अनुपस्थिति की जगह स्वामी दिव्यांग जी उनका सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। स्वामी दिव्यांग जी। महिला पत्रकारिता में श्रीमती लता रानी, जो किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, जो नहीं आ सकी हैं। जी धन्यवाद आप सभी। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान सुनील आंबेकर जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचन से हम सबों को नई प्रेरणा दें। श्रीमान सुनील आंबेकर जी। आज नारद जयंती के उपलक्ष्य में आज जो समारोह का आयोजन आज हुआ है, उस निमित्त मैं सबको बधाई देता हूँ, सभी का अभिनंदन। विशेष रूप में मंच पर उपस्थित पद्मश्री श्रीमान अशोक गगन जी, माननीय क्षेत्र संचालक जी, विश्व संवाद केंद्र से जुड़े, जागरण पत्रिका से जुड़े, मंच पर उपस्थित और सामने सभी पदाधिकारी, यहाँ रांची के बहुत सारे पत्रकार बंधु भगिनी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। और उपस्थित सभी बंधु भगिनी सभी को अभिनंदन। आज विशेषकर हमने जिनको सम्मानित किया, वरिष्ठ पत्रकार श्री सीताराम पाठक जी, जिनकी अनुपस्थिति रही, श्रीमान दुर्बल कुमार जी और श्रीमती लता रानी जी, तो उन सभी को बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका काम निश्चित ही प्रेरणादायी और प्रशंसनीय रहा और इसलिए आज सम्मानित हुए। ऐसा ही कार्य आगे हो और हम सब इससे लाभान्वित हो, यही शुभकामना। वैसे आज जिस जागरण पत्रिका के बारे में जानकारी दी गई, तो उस पत्रिका को भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये पत्रिका चलती रहे और अभी 5000 की संख्या में कुछ गांवों में जा रही है, तो सभी गांवों तक पहुंचे, सभी बस्तियों तक पहुंचे और इसके लिए निरंतर प्रयास चलेगा। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नारद जयंती 13 तारीख को थी वैसे, और इस पूरे सप्ताह में लगातार इसके संदर्भ में ये सारे कार्य हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि
भगवान देवर्षि नारद जी के बारे में वैसे हमारे जो टीवी सीरियल और फिल्मों के द्वारा उनके चित्र, व्यक्तित्व के चित्र जो है, चित्रण जो है थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया और उसी कारण से बहुत सारे लोगों के मन में उनके बारे में जो छवि है वो एक ऐसे व्यक्तित्व की है कि जो मतलब निरंतर इधर की बात उधर करते रहते हैं, ऐसा एक प्रकार से एक व्यक्तित्व उनका उपस्थित करने का प्रयास हुआ है। परंतु वास्तविकता ये है कि आज जिसको हम यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन के नाते पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हुआ है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक केवल कोई टेक्निकल विषय नहीं है या केवल समाचारों का आदान प्रदान नहीं है, वो तो है ही, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा उत्सुकता रहती है कि क्या हो रहा है और वो हमेशा जानना चाहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, पहले अपने आसपास क्या हो रहा है, फिर दूर क्या हो रहा है और दूर दूर तक क्या हो रहा है, कल क्या होगा, आज क्या हो रहा है, और कई लोगों को रुचि रहती है कि भविष्य में क्या होगा। तो ये जानने की जो रुचि है वो मनुष्य के स्वभाव के मूल रूप में है और इसलिए ये अत्यंत ऐसा एक विषय है कि सरलता से अगर बात प्राप्त नहीं होती है तो फिर न प्रकार किसी न किसी मार्ग से जानने का प्रयास भी लोग करते हैं और जानने की उत्सुकता को आजकल के जमाने में जब सोशल मीडिया आया है तो लोग बिना जाने बिना समझे भी लोगों को जानकारी देने का प्रयास भी बहुत लोग करते रहते हैं और कई लोग वो सही है कि नहीं है ये जाने बिना ही उस बात को आगे भी बढ़ाते रहते हैं। तो ये बात के जब जमाना चल रहा है तब देवर्षि नारद मुनि का स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है कि समाचार को निश्चित रूप से इधर से उधर लेने जाने चाहिए और अभी केवल वो पत्रकारों तक सीमित नहीं है आज के जमाने में बात, क्योंकि हम सबके हाथ में मोबाइल आया है, ऐसा एक शस्त्र है इंटरनेट का कि हम सब उसके अंग बन गए हैं और इस कारण से नारद मुनि जी के महत्वपूर्ण बातें उनकी कौन सी है तो वो उसके पीछे एक सकारात्मक उद्देश्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी सारी बातों में एक सकारात्मक उद्देश्य है जो आज की हमारी इस युग में भी केवल पत्रकारिता नहीं हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उद्देश्य कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक होना आवश्यक है। दूसरी बात तथ्यात्मक होनी चाहिए। अभी हम लोग एक दुखद और सुखद घटना के अनुभव से पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं। पहलगाम में अपने हिंदू यात्रियों को नाम पूछ कर उन पर आक्रमण हुआ, हत्या हुई। एक आतंक का ऐसा एक दिनों का खेल हम लोगों ने देखा, अनुभव किया हमने, पूरे देश ने अनुभव किया और उसके पश्चात हमारे भारत की केंद्र सरकार ने, हमारे भारत की सेना ने एक ऐसा जबरदस्त कदम उठाया ऑपरेशन सिंदूर और जिसके द्वारा आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का एक जबरदस्त अभियान चलाया और उनके समर्थन में आए पाकिस्तान की सेना को भी उनके ऐसे बहुत सारे जिसको सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं उनको भी नष्ट करके बहुत सारी उनको भी सबक सिखाया है। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है जिस तरीके से हमारी सेना ने अत्यंत संयम से लेकिन प्रिसाइज पक्का एक आक्रमण किया है और ये मुझे लगता है कि वास्तव में हम सब के लिए गर्व का विषय है। उसके लिए सबका अभिनंदन है। और ये नया, जैसे कि बोला जा रहा है कि ये नया भारत है, वास्तव में नया भारत है जिसमें अब इन बातों को सहा नहीं जाएगा
और ये केवल ये भारत के सब लोगों का संकल्प है। तो मैं जो बात उठा रहा था, लेकिन इस समय भी हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से जो विरोधी थे पाकिस्तान या और लोगों के द्वारा, जो आतंकियों के सपोर्ट थे, उनके द्वारा गलत समाचारों को भी चलाया गया और यहां तक कि वो गलत समाचार किसी ऐसे ही कोई व्यक्ति ने बोल दिया या वहां के जो आतंकी थे, सेना थे, उन्होंने बोल दिया कि वो युद्ध में थे, दूसरे पक्ष में थे, बल्कि बड़े बड़े विश्व की जो मीडिया हाउसेस है, बड़े बड़े, उन लोगों ने भी उसी बात को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसमें वो लिखते हैं कि भारत के विमान को गिरा दिया। रेफरेंस क्या है? टू यूएस ऑफिशियल्स सेड फ्रॉम सोशल मीडिया इन्फॉर्मली। ये लिखते हैं कि सोशल मीडिया से कोई जिनके नाम भी नहीं है, कि लोगों ने बोल दिया, कोई सोर्स नहीं है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति विशेषकर जब ऐसा महत्वपूर्ण घटना हो रही है जिसमें देश की सुरक्षा, दुनिया की शांति जिससे जुड़ी हुई है, उस समय इस तरीके की बातों को प्रस्तुत करना, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, ये एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। और मुझे लगता है कि ऐसे समय लोग सत्य जानना चाहते हैं, सही में क्या हुआ जानना चाहते हैं, और निश्चित रूप से तो जानने का अधिकार भी है। और इसीलिए जो मैं देवर्षि नारद जी का उल्लेख कर रहा था कि सत्य और तथ्य के परे वो समाचार नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बारे में अपने अपने व्यूज हो सकते हैं कि भाई मुझे इसका अर्थ ऐसा लगता है, मुझे इसका अर्थ वैसा लगता है, या मेरे अध्ययन के अनुसार इसकी बात ऐसा परिणाम हो सकता है, वो संभावनाएं हैं। लेकिन जो समाचार है वो संभावना नहीं है, समाचार वो एक हार्ड ट्रूथ है, मतलब जो है जैसा है वैसा है। और ये बात आज अपने इस ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा कि दुनिया भर में जिन लोगों का अपने हित जुड़े हुए थे अलग अलग कारणों से, या जिनको भारत की इस बदलते भारत की तस्वीर को जो हजम नहीं कर सकते थे या अपनी हार को बचा नहीं सकते थे, वो कई सारे लोग इस तरीके से गलत बातें प्रसारित कर रहे थे और उनके पक्ष में ऐसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित मीडिया हाउस भी उनके साथ देकर इस तरीके के समाचार चला रहे। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे समय में अपने भारत की जो मीडिया समाचार जगत है और हमारी जो सोशल मीडिया में हम लोग जो सब सक्रिय रहते हैं, और विशेषकर जो विधिवत रूप से समाचार माध्यम है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब दुनिया की वैश्विक मीडिया से भी ऐसी गलत बातें आने की संभावना बनती है, तो उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, एक देशभक्त के नाते जिम्मेदारी है कि वो देश की जनता को सही समय पर सही बात, सही परिप्रेक्ष्य में उनके सामने प्रस्तुत करें, उनको बताएं। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि बहुत सारे हमारे कुछ मित्र थे अपने भारतीय मीडिया में जो थोड़ी बातें और ज्यादा बढ़ाकर भी बोल रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हिम्मत के साथ ऐसे समय में कठिन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे से अपना वक्तव्य का संकलन किया, बातें रखी और पूरी जनता का एक हौसला बना के रखा और एक सही जो साफ सुथरा सत्य है उनके सामने रखा। इसके लिए मैं भारत की सारे मीडिया के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी ऐसा ही काम उनके द्वारा होता है। हमारे देश में देश की एकता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और एकता जो है वो केवल अपनी राजनीतिक या भौगोलिक नहीं है। तो हमारे सबके मन जो है वो मिलना आवश्यक है, और ये प्रयास हजारों
वर्षों से अपने देश में चला, जिसके कारण हम हजारों वर्षों से कितनी सारी आक्रमणों के बाद भी हम एक ही रहे। और उस एकता को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश मतलब जो विदेशी आए उन्हें तो ये बात समझ में नहीं आई कि हमारी देश की एकता का सूत्र क्या है, और उनके कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट भी थे, और इसलिए उन्होंने हमारे देश की कौन सी बातों में क्या क्या भेद है इसको ही ढूंढने का प्रयास किया, उसी को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। परंतु और हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं कि जिन्होंने उन्हीं की जो धारा थी उसी को आगे बढ़ाते हुए लगातार वो क्या हॉटलाइंस है, क्या क्या समस्या अपने देश में, उसी को वो और ज्यादा उजागर करते रहे। परंतु एकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हमारे अंदर समानताएं क्या है, क्या ऐसी बातें जो हमें जोड़ती है, उसके सूत्र क्या है, उसको उजागर करना, उसको ढूंढना, उसको समझना बहुत आवश्यक है। कभी कभी अपनी हल्की छोटी राजनीति के लिए भी कई सारे लोग या अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए भी ऐसी बातें उठाते रहते हैं। ये बात देश की एकता के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की शांति के लिए उचित नहीं है। देखिए, और इसीलिए देश का जो इतिहास है कि हम कैसे थे, कैसे रहे, क्या हुआ, उसको इतिहास के क्रम को सही परिप्रेक्ष्य में जानना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग एआई के जमाने में आए हैं, इंटरनेट के जमाने में आए हैं, तो हम बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेडेड के जमाने में आए हैं। परंतु महत्वपूर्ण विषय है कि एआई दिखाएगा क्या, बताएगा क्या, चैटजीपीटी बताएगा क्या, हम इंटरनेट से क्या बताएंगे। तो जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, जो तथ्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी सार्थकता कभी भी समाप्त नहीं होगी। और इसीलिए अगर तो हमारी सोच कैसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे देश में आज के समय में भी भाषा के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के भेदों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में भाषा तो इतनी एक सुंदर बात है जिससे हम अपने मन के विचारों को, भावनाओं को इतनी सुंदरता से व्यक्त कर सकते हैं। उसका एक साधन है भाषा, और इसी उद्देश्य से भाषाओं की निर्मित हुई, उसी उद्देश्य से भाषाओं का जन्म हुआ है और विकास हुआ है। और हमारे देश में भाषाएं अलग अलग है, लेकिन ये भाषाओं का जो सूत्र है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बड़े पुराने जो यात्री, उन्होंने अपने यात्रियों लिख के रखा है। जो आया था चाइना से, तो मैं सोचता था कि उस जमाने में आज भी हम लोग जाते हैं इधर से उधर, तो भाषा के कारण कभी कभी लगता है क्या बोले, कैसे बोले। तो हमने देखा कि वो कैसे आया, तो पैदल आया था, और पैदल आते समय उसको अपना लिखता है कि मैं जाता था, हर समय कुछ पुराने शब्द चले जाते थे और कुछ नए शब्द जुड़ते थे, कुछ थोड़ा बदलता था और मैं भाषा सीखता चला जाता था। तो उसने कहा कि नैसर्गिक तरीके से मैं लगातार जहां जाता था वहां की भाषा सीखते चला जाता था। तो इससे ये एक समझने की बात है कि हमारी भाषाएं अलग अलग नहीं है। आज हमने भाषा के नाम पर राज्य जरूर किए हैं, लेकिन ये भाषाएं जो है हमारी एक सतत प्रवाह है। ये एक दूसरे के साथ मिलकर विकसित हुई है, और इसलिए उनको हम सिस्टर्स कह सकते हैं, बहनें कह सकते हैं। वो एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़कर आगे विकसित हुई है, और इसलिए हमारे देश की भाषाओं के शब्द, भाषाओं की शैली, हमारे व्यक्त करने के तरीके, हमारे मुहावरे, उसको हम हर भाषा में पाते हैं, क्योंकि वो हमारी जीवन की संस्कृति है, हमारे जीवन का तरीका है। वो व्यक्त हुआ है सभी भाषाओं में एक ही जैसा है। वो वैसा का वैसा आपको विदेश की भाषाओं में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस सांस्कृतिक परिवार का हिस्सा नहीं है, इस धारा का हिस्सा नहीं है। और इसीलिए आज इन भाषाओं को, जो भाषाएं, कुछ भाषाएं राज्य की हो गई, आजकल कुछ क्लासिकल हो गई, कुछ हमारी लोक भाषा हो गई,
कुछ बोलियां हो गई, तो ये इसको भी कुछ लोग दर्जे के अनुसार देखना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो भी बात लोग बोल रहे हैं तो हमारी हर वो भाषा लोक भाषा है, और हर भाषा का अपना महत्व है। हर भाषा एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही है, और निश्चित रूप से इसलिए भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो अलग अलग नहीं हो सकता, वो सब एक साथ ही होता है। और इसलिए आज जब हम भाषा का माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम आज प्रचार माध्यमों का जो प्रकार है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर सोशल मीडिया, अब यूट्यूब की जमाना आ गया, फिर सोशल मीडिया के हैंडल्स में हम लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, भेज रहे लोगों को, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मतलब बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसमें हम लगातार अलग अलग भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, सभी लिपियों को एक दूसरे में ले रहे हैं। और अब नई टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए जोड़ने के लिए काम आनी चाहिए। अब नए अनुवादिनी, भाषिणी, बहुत सारा विकास भी हुआ है। अब हमारे लिए ऐसे साधन है कि हम हर भाषा की बात दूसरी भाषा में भी समझ सकते, पढ़ सकते, देख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आने वाला युग है जो हमारी इस टेक्नोलॉजी जो है हमारी, वो हमारी भाषाओं को जोड़ने का काम करेगी और हमें भी जोड़ने का काम करेगी, और इसलिए उसको उस तरीके से देखने की आवश्यकता है। अब कई बार है कि हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सारी जातियां हैं। हमारे समाज में इस बात पर भी बहुत सारी बहस चलती रहती है। हम सब एक ही धारा के, इस जो भारत की जो धारा है, संस्कृति की धारा, उसी धारा से हम लोग चल रहे हैं। अगर आप आज हम झारखंड में बैठे हैं और हमारे देश में अगर हम आज जिसको अपनी भाषा में शेड्यूल्ड ट्राइब या जनजाति कहते हैं, उसमें भी अलग अलग नाम है, तो वहां जो संस्कृति है वो अपने हिंदू संस्कृति का एक बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है। वो हिंदू संस्कृति का एक शुद्धतम एक स्वरूप है। वो उसी धारा से चलते चलते गांव में लोग आए, शहर में आए, और ये बात विकसित होती चली गई। सब प्रकृति पूजक है, गाय की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, सभी हमारी वो मूल संस्कृति है। और इसीलिए हम सब उसके एक्सप्रेशंस, स्वरूप जो है वो समय के साथ हर जगह अलग अलग है। और ये बात भी समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई झारखंड के जनजाति है तो झारखंड के बाकी लोगों से उनके जो कार्यकलाप या उनकी रहन सहन की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो झारखंड के लोगों से मिलती है। वो छत्तीसगढ़ के जंगल में रहने वाले जनजाति से नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ में रहने वालों की जो प्रकृति है या उनके रहन सहन जो तरीका है वो छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलता जुलता है। तो ये हम सब प्रवाह में एक साथ ही चल रहे हैं, पूरा यहाँ से वहां तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक। और इसलिए ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझना, अपनी आंखों से, अपने तरीके से समझना, ये हमारी देश की एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहूंगा कि इसको यहाँ जो भी पत्रकार बंधु भगिनी बैठे हुए हैं, उनको समाज में इसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जिससे पूरा समाज इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है। और क्योंकि ये सूक्ष्मतम बातें हैं जिसको हम लगातार हजारों वर्षों से अभ्यास करते आए हैं, जिसने हमें इतने वर्षों तक एक रखा हुआ है। और इसीलिए जब इस बात का अनुभव, इस बात की अनुभूति जितनी विकसित होती है, तो हमारे मन में इस भारत की एकता का, हम एक होने का जो भाव है, एकत्व का भाव है, वो बढ़ता जाता है। यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व में जो तत्व है वो एकत्व का ही अनुभूति है। जो एकत्व की अनुभूति लेने की जो अभ्यास है, उसकी जो संस्कृति है, वही हिंदुत्व है। द प्रैक्टिस, द कल्चर टू एक्सपीरियंस द वननेस, वही हिंदुत्व है, उसका तत्व वही है। और इसीलिए उस बात को लेकर आज पूरे देश में धीरे धीरे लोग ये बात को और अच्छे से समझ रहे हैं। और अलग अलग जो प्रसंग
प्रसंग आ रहे हैं उससे इस बात की अनुभूति और ज्यादा विकसित हो रही है। निश्चित रूप से जब इस बात की अनुभूति या विस्मरण कम होता है, विस्मरण हो जाता है, अनुभूति कम रहती है, तब समस्याएं आती है। और इसलिए इसका समाधान यही है कि पुनः पुनः उस बात का स्मरण करो, पुनः पुनः उस बात को पहुंचाओ, ताकि जो स्मृति में मेमोरी लॉस हुआ है, स्मृति भ्रंश हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं है, तो याद दिलाया जाए। ये कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप, अरे भाई आप वही बात दोबारा दोबारा क्यों बोलते हो? क्योंकि जब मेमोरी लॉस होता है तो बार बार बात बोलनी पड़ती है, तब वो बात याद आती है, समझ में आती है, पुनः एक बार जागरूक हो जाते हैं। और इसलिए इस बात को देश धीरे धीरे, देखिए ना हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे। जब अभियान शुरू हुआ आज से 40 साल पहले, तो लोग कहे कि क्या है भाई, सही में था कि अयोध्या में मंदिर राम वहीं चलने के लिए बहुत सारे प्रश्न समाज से उठ रहे थे। लेकिन धीरे 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 पूरी बात का चित्र जो है वो स्पष्ट हो गया। और जैसे ही बात स्पष्ट होती है तो मुझे लगता है कि फिर समस्या के समाधान भी हो जाते हैं। इसलिए बात स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। कल मैं किसी कार्यक्रम में था, मैंने वहां वही कहा कि जब कोई इतिहास का क्रम होता है और आपके इतिहास के क्रम में अगर कुछ आपको कोई पुस्तक दी जाए, उसमें से कुछ पन्ने हटा दिए जाए, तो आपको कथा समझ में नहीं आएगी, कहानी जो है अधूरी अधूरी सी लगेगी, समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा। तो हमारे भारत के इतिहास का जो क्रम है पूरा, या हमारी संस्कृति विकास का जो क्रम है, उसमें से ऐसे कुछ पन्ने डिलिबरेटली हटा दिए गए या उसकी जगह दूसरे पन्ने डाल दिए गए और पूरी कथा को, पूरी कहानी को एक अपने तरीके से कंफ्यूज तरीके से बनाया गया। और इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि हर पन्ने को देखा जाए, सही पन्नों को सही जगह रखा जाए, उसका क्रम सही किया जाए, गलत पन्नों को हटाया जाए, उसकी जगह सही तरीके से रखा जाए। और जब पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे 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 हुआ, तो मुझे लगता है कि फिर किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। और जब ये बात जब पूरे समाज को, राष्ट्र को स्पष्ट होती है, तो फिर कोई संभ्रम नहीं रहता है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, मोबाइल से कुछ नंबर हट गए तो आदमी कंफ्यूज हो जाए, क्या करे भाई, जानकारी आधा हैंग हो गया मोबाइल। तो जब पूरे राष्ट्र की अगर जो स्मृतियां हैं उसमें अगर संभ्रम पैदा हो जाए तो बहुत समस्या है। और इसलिए ये जो जानकारियों का, सही जानकारियों का सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत होना बहुत आज के समय में देश का काम है, देशभक्ति का काम है, राष्ट्र की सेवा का काम है। और इसलिए वो कार्य देवर्षि नारद जी जैसे आदर्श पत्रकार के, आद्य पत्रकार के रूप में उनको आदर्श रख के करना आवश्यक है। देखिए जब बातें भ्रमित होती है तो फिर जिनको अलग अलग तरीके से अपनी छोटे छोटे मुद्दों पर फिर अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के अनुसार बातें चलती रहती है। लेकिन जब सत्य उजागर होता है तो फिर वो सारे जो लोग अपनी अपनी दुकान चलाते हैं वो सब धीरे धीरे धीमे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए अपने देश में अभी भी कुछ लोग हैं कि जो एक गरीबों को न्याय की बात रखकर या पिछड़ों के न्याय की बात के रखकर एक हिंसक आंदोलन भी चलाते हैं। झारखंड भी इसका पीड़ित है, नक्सल आंदोलन का। मैं तो कई बार कहता हूं कि इस आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है। और दुनिया भर में ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये जो आंदोलन है, ये जो सो कॉल्ड लेफ्ट का जो ये अभियान है, ये समाज के किसी भी तरीके से हित का नहीं है और दुनिया में इसका कोई उदाहरण नहीं है। आज ये बात भी हम समझ सकते हैं कि मैं उदाहरण कई बार सोचता हूं, अभी आपके पास ही जसपुर है और छत्तीसगढ़ में जो गुमला से आगे जाएंगे तो जसपुर आता है, आप जानते हैं। और आगे छत्तीसगढ़ में और आगे निकल जाएंगे तो बस्तर की तरफ आपको जगदलपुर, दंतेवाड़ा मिलता है। अब जसपुर में और दंतेवाड़ा, जगदलपुर में उस समय वहां हिंसक नक्सल आंदोलन उस समय प्रारंभ हुआ जगदलपुर, दंतेवाड़ा में। और लगभग और कई सारे
मिशनरी आकर लोगों को मत परिवर्तन अलग अलग तरीकों से करने के प्रयास भी प्रारंभ हुए उस क्षेत्र में। वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई, जसपुर उसका केंद्र बना, और पिछले 50 वर्ष का अगर हिसाब लगाया जाए तो हम देख सकते हैं कि जहां वनवासी कल्याण आश्रम का संघ के स्वयंसेवक जाकर काम कर रहे हैं, वहां की परिस्थिति सकारात्मक रूप से बदली हुई है। वहां लोग शांति से रह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल रहा है, बच्चियों को, लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर शांति से है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बनी है, आने जाने की सुविधाएं बनी, हर तरीके से जो भी मापदंड लगा सकते हैं विकास के, उसका दर्शन हम ले सकते हैं। आज के 21वीं सदी में कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने का सपना वहां के हर नौजवान युवक युवती देख सकते हैं। लेकिन वहीं उतने 50 साल से वहां जो लोग लोगों को बरगलाकर शस्त्र हाथ में लेकर काम कर रहे हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, डर से व्याप्त है, लोग रास्ते को बनने नहीं देते, स्कूलों को जला देते हैं, हॉस्पिटल होने नहीं देते, कई लोगों की मृत्यु उसी कारण से हो जाती है, और विकास की कोई गुंजाइश वो लोग छोड़ देंगे। और इसलिए ये बात स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि जब हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि जब भारत जो है आगे बढ़ रहा है, आर्थिक दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, अब युद्ध ने दिखा दिया है कि हम मिलिट्री या युद्ध करने के लिए हम लोग कितने सक्षम हैं, इस बात का भी खुलासा हो गया है। तो हर दृष्टि से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, उस समय आगे बढ़ने के इस रास्ते में समाज के हर व्यक्ति को सहभागी करना है, और इसलिए यथाशीघ्र जो भी ऐसे काम कहीं भी देश के कोने में चल रहे हो, जो आतंक के साए में आतंक का साया फैलाते हैं या लोगों को बरगलाकर भ्रमित कर उनको अपने धर्म के नाम पर इधर से उधर करना चाहते हैं, तो ऐसे जितने भी काम चल रहे हैं उन कामों को उनको बेनकाब करना, उनको उनके जो गलत काम है उसको उजागर करना, ये राष्ट्र के हित में है, ताकि हम सभी एक दिशा पकड़े, एक दिशा में चले, साथ चले, और ये जो एक अवसर हमारे देश के पास आया है आगे बढ़ने का, उसका लाभ सभी को मिले, एक अंतिम व्यक्ति को मिले। दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने अपने जीवन में संक्षिप्त जीवन उनको मिला था, उन्होंने अपने जीवन में एकात्म मार्गदर्शन को रखा कि जो अंतिम व्यक्ति है उसको आगे लाने का रचनात्मक रास्ता है, और ये रास्ता उन्होंने तब रखा जब पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म ही दो रास्ते हैं आगे बढ़ने के, इस तरीके की बात प्रस्तुत हो रही थी। आज से 60 वर्ष पहले अप्रैल माह में मुंबई में वो बोल रहे थे 22, 23, 24, 25 अप्रैल को, और उन्होंने अपनी पूरी बात विस्तृत रूप से रखी कि भाई देश को आगे बढ़ने का, देश से सबसे पिछड़े व्यक्ति को आगे बढ़ने का एक रचनात्मक रास्ता है। और मुझे लगता है कि अपने सबके प्रेरणादायी अशोक भगत जी ने जो काम किया है गुमला और पूरे झारखंड में, वो काम उसका एक उदाहरण है कि समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति जो पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाने का एक रचनात्मक रास्ता है, और वो रास्ता स्थायी है और वो इंक्लूसिव है, सबको समावेशी रास्ता है। और मुझे लगता है कि इस बात को बहुत जोर शोर से सबके सामने रखने की जरूरत है। आने वाले समय में निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है, उस समय ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या केवल दूसरे किसी के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, या जो प्रयोग दूसरे देशों में यशस्वी भी नहीं हुए उन रास्तों को लेकर चलेंगे, या अपनी जो संस्कृति है, अपना जो धर्म है, अपनी परंपरा है, दुनिया के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है, उसके अनुसार हमारा रास्ता बनाएंगे। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दिशा में पिछले कई वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी 100 वर्ष
आगामी समय में विजयदशमी को होने जा रहा है। सदन की जो संसद का जिन्होंने जो स्थापना की डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका आग्रह था कि कई लोग उस समय सोचते थे कि अगर बड़े बड़े काम करने हैं तो कोई बड़े संगठन पर निर्भर होना पड़ेगा, कोई बड़े महापुरुषों पर हमें निर्भर होना चाहिए, इस तरीके की बातें चल रही थी। उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि ये जो काम है ये केवल ऐसे किसी पर निर्भर होकर नहीं होगा, किसी प्रसंग पर या किसी व्यक्तियों पर, किसी संस्थाओं पर, तो पूरे समाज के हर व्यक्ति को इसमें सहभागी होना पड़ेगा। और उन्होंने और एक महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने कहा कि जहां लोग सोचते थे कि बड़े बड़े काम, असामान्य काम करने के लिए असामान्य लोग चाहिए, उन्होंने कहा असामान्य काम सामान्य लोग एक साथ आकर कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने ये बात पर बहुत जोर दिया कि समाज के सामान्य लोगों को जाना है और ऐसे सामान्य समाज के सब लोगों को संगठित करना है और वो सब मिलकर असामान्य कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बात समाज में धीरे धीरे स्थापित हो रही है और आज देश में जो एक उत्साह है, और मुझे रोज अनुभव आता है कि समाज में बहुत सारे लोग आते हैं और जिनका कहना होता है कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम सब मिलके जुड़ के करेंगे। और इसका अनुभव भी आता है। पिछले दिनों जब कोरोना की प्रसंग संकट हमारे ऊपर आया तो देखते देखते पूरी दुनिया में लोग केवल सरकारों पर निर्भर थे, लेकिन हमारे देश में छोटी छोटी संस्थाएं संघ के स्वयंसेवकों को तो हल की, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ सारे लोग जुड़ते चले गए। छोटी छोटी संस्थाएं सब ने अपने अपनी जगह पर बहुत अच्छे से काम किया और ये दृश्य अलग से बन गया दुनिया के पटल पर कि सरकार के साथ पूरा समाज भी काम में लगा है और बेस्ट मैनेजमेंट हो गया क्योंकि पूरा समाज उसमें जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारी समाज की शक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आज उस समाज की शक्ति में लोक जागरण, जिसका दीनदयाल जी बार बार उल्लेख करते थे, वो आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कम बताओ, ज्यादा मत बताओ, कम जानकारी रहेगी तो हम जो बताएंगे वही सुनेंगे और उसी के आधार पर चलता रहेगा। तो ये सही लोकतंत्र नहीं होता है। सही लोकतंत्र तो वो है जिसमें आप सब कुछ बता रहे हो, लोगों को सही तरीके से बता रहे हो और वेल इन्फॉर्म जो लोग हैं वो लोग सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर एक सहमति बन रही है। सहमति तो वैसे भी बनती है, लेकिन एक वेल इन्फॉर्म लोग जब एक सहमति बनाते हैं वो सहमति कोई दुर्गामी रहती है और उस सहमति के आधार पर जब कोई बातें होती है तो उसका प्रभाव बहुत अच्छे से होता है। ऐसे लोक जागरण की और उसके आधार पर सहमति की देश को जरूरत है और वो वैसे लोग ज्यादा कर सकते हैं जो निरपेक्ष होकर ये काम करें, उनकी भूमिका ज्यादा है। और आज उस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है जिस पर इस लोक जागरण को सत्य के आधार पर, तथ्य के आधार पर सही बात को प्रस्तुत करने का एक समय है। और मुझे लगता है कि इस बात को पुनस्मरण करने का एक सतत कार्य हम देवर्षि नारद जी के जयंती के अवसर पर उनके नाम से पुरस्कार देकर ये सब काम जो कर रहे हैं तो ये उसी दिशा में एक बहुत अभिनंदन कार्य है। और मैं पुनः एक बार सभी को बहुत बधाई देता हूँ और सभी को बहुत सारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, विनम्र आभार। जितने सभागार में उपस्थित आप सभी पत्रकारों से निवेदन है कि आप सब यहाँ से मोमेंटो और उपहार ग्रहण करके जाएं। अब मैं विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष श्री राम अवतार नरसरिया जी से निवेदन करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। जोहार जोहार। आज मैं अपना सबसे पहला आभार परमपिता परमात्मा के प्रति
ज्ञापित करूंगा, जो कि अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जगत नियंता हैं, सृष्टि के चेता हैं, दया के सागर हैं, करुणा के खान हैं, कृपा के बादल हैं, ममता की मूर्ति है, और बिना उनकी इच्छा के कोई भी काम संपन्न हो नहीं सकता है। तो हमारा ये नारद जयंती और पिछला ओंकार का कार्यक्रम इतने बढ़िया से सफल हुआ, इसके लिए हम परम पिता परमात्मा के प्रति आभार प्रकट करते हैं। दूसरा आभार मैं प्रकट करता हूँ देवर्षि नारद के प्रति, जो कि इस सृष्टि के आद्य पत्रकार हैं, पहले पत्रकार हैं, सकारात्मक पत्रकारिता करते थे, और आज जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनके लिए एक संदेश देते हैं कि भाई समाज हित में, राष्ट्र हित में सकारात्मक सोच के लिए पत्रकारिता करनी चाहिए। वैसे देवर्षि नारद के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और तीसरा आभार हम प्रकट करते हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रति, जिनकी पवित्र कर्मभूमि जन्मस्थली पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं आज की मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री अशोक भगत जी का, जो कि धरती से जुड़कर और दूरस्थ क्षेत्रों में अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति तक अपनी सेवा को पहुंचा रहे हैं। उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और आभार प्रकट करता हूं आदरणीय सुनील आम्बेडकर जी का, जिनका पूरा देश ही अपना स्थान है, इसलिए वो कहाँ से आए, कहाँ जाते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और हमारे देश की जो विविधता में एकता है, चाहे वो जाति का विषय हो या भाषा का विषय हो, ये उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। और उन्होंने यहाँ उपस्थित सभी पत्रकारों से यह आह्वान किया कि सकारात्मक सोच के साथ हम राष्ट्र हित में और अगर काम करेंगे तो ये जो सोशल मीडिया की जो विसंगतियाँ हैं उसको भी हम दूर करने में सफल हो सकते हैं। उनके प्रति हमारा बहुत बहुत आभार। और हम आभार प्रकट करते हैं अपने अभिभावक क्षेत्र संघ चालक जी श्री पाहन जी का, श्री राजेंद्र मिश्र जी का, इस सभागार में उपस्थित प्रांत प्रचारक जी का, अपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विभिन्न जितने भी अनुसांगिक के संगठन हैं उनके अधिकारी और सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज जिन पत्रकारों का सम्मान हुआ है, आज जिन पत्रकारों ने एक लंबी रेखा खींची है पत्रकारिता में और एक संदेश समाज को दिया है, वैसे पत्रकारों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आभार प्रकट करता हूँ इस सभागार में उपस्थित सभी साधारण, विशिष्ट, आम सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। भारत माता की। अब हम सब वंदे मातरम गायन के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कृपया मनोज भारद्वाज जी से आग्रह है कि वह वंदे मातरम गायन के लिए मंच पर उपस्थित हो। सूचना, वंदे मातरम गायन के बाद बाहर जलपान की व्यवस्था है कि कृपया उसका भोग करके जाए। धन्यवाद। अच्छा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, सुब्रजोत्सा पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित गुणशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिनी, सुखदां वरदां मातरं,
को